ये तो मार्च का महीना है। बहुत सारे लोगों को अब टैक्स बचाने की यादें आखिरी समय में आ रही होती होंगी। जो लोगों ने टैक्स नहीं बचाया सही से, टैक्स गुरु सुन करके या देख करके, तो इस बार तो अच्छा खासा टैक्स आपका कटने वाला है। अब अंतिम समय भी आप लोग कई सारे तरीके ढूंढ रहे होंगे कि टैक्स ऐसे बचाया जाए। कई सारी उलझनें आपको रहेंगी, तो इन सारे तौर तरीक़ों को आप तक रखेंगे, ऐसे तमाम उलझनों को दूर करेंगे। और इसी को लेकर के हम आए हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली सर। सर, आपको स्वागत है हमारे शो में। और हम और कोहली साहब मिल करके आपको कई सारी बारीक बातें बताएंगे जो आपको टैक्स बचाने में बहुत मददगार साबित होगा, या फिर कहें टैक्स की देनदारी कम करने में। मसलन हम ये बताएंगे आपको कि अगर रेगुलर इनकम के साथ एग्रीकल्चर इनकम से भी हो रही मोटी कमाई, तो किन किन बातों का रखें ख्याल। शेयर बाजार से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स की देनदारी घटाने का क्या है तरीका, और साथ में भी बताएंगे कि डोनेशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम की बारीकियां, ताकि इनकम टैक्स की कार्रवाई से आप बच सकें। इन तमाम मुद्दों बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात वह है आपको एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के। क्योंकि जब टैक्स बचाने के लोग तरीके ढूंढ रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक सुनी सुनाई बातों पे या फिर व्हाट्सएप पर आए मैसेज के आधार पर मान बैठते हैं कि ये तो ऐसा होता है जिसलिए हमें यहाँ पर टैक्स नहीं देना होता है। उन्हीं में से एक है एग्रीकल्चर इनकम। आप सब ये मान के चल रहे हैं कि खेती से जो भी कमाई होती है आपकी, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि खेती पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा वैसा नहीं है, इसमें कई सारी बारीकियां हैं। तो कोहली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कहना कि खेती से होने वाली आमदनी पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, सीधे तौर पर मान लिया जाए कि नहीं, इसमें दांवपेच है? बिल्कुल दांवपेच है लक्ष्मण। और डिपार्टमेंट ने खासकर जिन लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर किया, उनको रेडार पे लिया। अच्छा। उनको माइक्रोस्कोप में लिया कि देखें ये जो एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं। तो आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं तो अगर आपकी खाली एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ दूसरी आय भी है, तो फिर टैक्स कैलकुलेट करने का एक तरीका है। वो तरीका तो मैं संक्षेप में एक फॉर्मूले में बता देता हूं कि पहले आप अपनी नॉर्मल इनकम लें, उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दें और उस पर टैक्स निकाल लें। उसके बाद अब जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उसमें आप एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स निकाल लें। इन दोनों टैक्सेस का डिफरेंस आपका टैक्स पेबल होगा। ये तो रहा फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। पर हुआ क्या लक्ष्मण के लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की। किसी के 500 गज का प्लॉट था, उसने क्या किया, 10 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी, 10 लाख रुपए की खेती। और किसी ने एग्रीकल्चर इनकम दिखाई, कोई कागज था नहीं, ना कोई मंडी की रसीद, ना कोई बेचने का अपना जो खेती बाड़ी बेची, कुछ तो कागजी कार्रवाई होती है। और कुछ ने तो एग्रीकल्चर लैंड था ही नहीं और एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी। तो डिपार्टमेंट ने इसको बहुत सख्ती से लिया है। तो मैं आज इसको जिक्र करने का आपका पर्पज ये है कि जो लोग भी अपनी आय में एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, वो 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, रेट पर्पसेस के लिए एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड की जाती है। सीधा टैक्स तो नहीं लगता है, पर रेट के पर्पस के लिए लगता है, जिस फॉर्मूले के अनुसार मैंने बताया। दूसरा, अगर आपके पास जमीन है खेती की, तो उसमें यह ध्यान रखिए कि जो भी आप प्रोड्यूस बेच रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए और उसकी आपके पास कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। कि आपने ये प्रोड्यूस को बेचा है, मंडी में बेचा तो मंडी की रसीद होनी चाहिए, या फिर किसी को दिया तो उसकी रसीद होनी चाहिए। उससे आपका प्रूफ मांगा जा सकता है। क्योंकि ये मत भूलिए, मैं इसको थोड़ा हल्के अंदाज में आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि जो लोग एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं, तो एक आपने सुना होगा आम भाषा में लक्ष्मण प्रयोग किया जाता है कि पैसे को वाइट करना होता है। कि भाई किसी के पास मान लीजिए कैश पड़ा है अनअकाउंटेड सोर्सेज से, तो अब एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी 2-3 लाख की, उस पर टैक्स तो लगेगा नहीं, एक दफे डिक्लेयर हो गया तो पैसा एक तरह से जैसे आम भाषा में कहा जाता है वाइट हो गया। तो मुझे लग रहा है हमारे हालांकि टैक्स गुरु के सभी दर्शक बहुत ही लॉ अबाइडिंग हैं और समझदार हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पर फिर भी अगर किसी को कोई ये आइडिया देता है कि आप थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर इनकम दिखा के इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये ना करिए। क्योंकि डिपार्टमेंट जहां जहां भी अब एग्रीकल्चर इनकम दिखाई जा रही है उसको रेडार में ला रहा है। और जिन बातों का मैंने ध्यान रखने को कहा, वो बातें ध्यान रखनी बहुत जरूरी हैं, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते। तो ये बिल्कुल साफ हो गया इनकी बातों से कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का कोई इरादा सरकार का या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं है। इरादा सिर्फ ये है कि आप अगर कोई झोल झाल कर रहे हैं, जानबूझ कर एग्रीकल्चर इनकम दिखाकर आप अपनी आमदनी को छुपाना चाहते हैं, तो वैसे मामले आप पकड़े जाएंगे। लेकिन जो लोग एग्रीकल्चर इनकम है, इसमें आपने चूंकि आप शुरू में एक शर्त आपने जोड़ी कि आपकी बाकी तो कमाई हो रेगुलर इनकम है, साथ में एग्रीकल्चर इनकम हो रही, तो ये सारी बातों ख्याल रखें। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ
एग्रीकल्चर इनकम पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है? देखिए लक्ष्मण, नियम तो उनके लिए भी ये जो सावधानियां मैंने बताई हैं, सावधानियां तो उनके लिए भी हैं। नहीं, मान लिया सिर्फ खेती से उनको पैसा आ रहा है, मान लिया गन्ने के किसान है, सिर्फ गन्ने से पैसा आ रहा है, कमर्शियल क्रॉप के किसान है, सिर्फ उससे पैसा आ रहा है, सब्जी उगाते हैं सिर्फ उससे पैसा आ रहा है, उसी से उनका जीवन यापन चलता है। देखिए, अगर खाली एग्रीकल्चर इनकम है तो सेक्शन 10 में वो पूरी तरह से माफ है। उसमें कहीं कोई तो अब मान लीजिए उनकी 10 लाख है, 10 लाख की जगह 15 लाख है, 15 लाख की जगह 20 लाख है या कम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो रिटर्न ही फाइल करना उनको जरूरी नहीं है। तो जहां पर खाली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है वहां पर इतनी समस्या नहीं है। अच्छा, वहां पर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, चाहे आमदनी कितनी भी आपकी कितनी भी। देखिए हमारे आप देखिए किसानी जो है, और लक्ष्मण आप तो इकोनॉमिक न्यूज को खुद ट्रेस करते हैं, आज ही आंकड़ा निकल के आया, जो 8 करोड़ 40 लाख रिटर्न्स फाइल हुई, उसमें से जो असल में टैक्स देने वाली थी वो 2 करोड़ 81 लाख थी, यानी कि 2/3 में टैक्स नहीं गया। तो जितने हमारे किसान भाई हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो अपने रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि उनकी खाली कहते। समस्या वहां है जहां बाकी के इनकम सोर्सेस के साथ एग्रीकल्चर इनकम भी जुड़ जाती है, वहां पर थोड़ा ग्रे एरिया खड़ा हो जाता है, और डिपार्टमेंट की उस पर पैनी नजर हाल में मैंने देखा बनी हुई है। तो किसी के, और मैंने देखा ज्यादातर लोग किसी के बहकाए में आके करते हैं। इसमें प्रूफ के तौर पर क्या होना चाहिए? मंडी समिति एक रसीद देती है। मंडी समिति एक रसीद होनी चाहिए जब भी आप बेचने जाते हैं, मंडी समिति जिस भी मंडी में आप बेचेंगे वहां पर एक रसीद, छोटी सी रसीद होती है, वो हाथ से बनी हो या वो प्रिंट आउट हो, वो अपने पास जरूर रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए रसीद नहीं मिल रही, आपने किसी को निजी तौर पे बेच दिया है, तो आपने जो खेती को उगाने में खर्च किया है, उसमें आपने कुछ फर्टिलाइजर उर्वरक खरीदे होंगे, आपने बीज खरीदे होंगे, हो सकता है किसी मजदूर को तनख्वाह दी हो, उसके वाउचर है, कुछ ना कुछ कागजी, क्यों नहीं तो आप सिद्ध कैसे करेंगे कि मेरी एग्रीकल्चर, मेरे पास जमीन है, आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, पर इसमें कुछ उपज हुई, इसको सिद्ध करने के लिए दूसरा जो पैसा आया है वो ऑनलाइन होना चाहिए, कैश भी हो सकता है? एग्रीकल्चर में आमतौर पर कैश का ज्यादा चलन। ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी कि एग्रीकल्चर इनकम में तो कैश भी अलाउड होता है कि अब आप किसान बेचने जा रहा है मान लीजिए, हालांकि पर अब जो है डिजिटल साधन इतने उपलब्ध हैं, और मैंने तो गांव में भी देखा लक्ष्मण कि लोग पेटीएम और इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं। पर अगर आपके पास कैश पैसा आ भी रहा है एग्रीकल्चर का, तो वो चल जाएगा, शर्त यह है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ही पते की बात बता रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम खासतौर से जिनको रेगुलर इनकम होता है लेकिन साथ में एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल बहुत ही पैनी नजर रखे और उसके पास कई सारे साधन भी है। तो आगे भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कोहली साहब से चर्चा करूंगा, लेकिन इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेंगलुरु से प्रवीण जी जुड़े हुए हैं, जो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर, कोहली जी नमस्कार। नमस्कार प्रवीण, मैं प्रवीण चौड़िया बोल रहा हूँ बेंगलुरु से। जी बताएं, क्या उलझन है? इनकम टैक्स से डिमांड का नोटिस आया है, जो एसपीसी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना जी, उसके ऊपर अभी फरवरी मंथ में प्रोसेसिंग हुआ है, तो उसमें 20,000 का रेज करके भेज दिया नोटिस जी। तो मेरा क्वेरी ये था, जब जनवरी में सीएनबीसी में ही बोला था कि वो रिबेट हो रहा है हाईकोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में, एंड पोर्टल भी ओपन हो रहा था 4-5 दिन के लिए, उसके बावजूद भी अब वापस नोटिस सबको भेज रहे हैं सर। ये प्रवीण जी, ये मुद्दा वाकई ही बहुत तूर पकड़ा, और मैं इस मुद्दे का हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूं अगर और भी किसी के मन में डाउट हो। देखिए क्या होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो इनकम है वो रिबेट के अंतर्गत नहीं आती है, पर जब लोग रिटर्न भर रहे थे, आपको याद होगा उस समय जुलाई में, तो वो यूटिलिटी उसको एक्सेप्ट कर रही थी रिबेट के लिए। अब यूटिलिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, पर लीगल तौर पे एसटीसीजी अलाउड नहीं है, तो अब लोगों ने फाइल कर दी, तो इसके खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए, तो हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने इसी वजह से 15 दिन, आपको याद होगा, डेट भी बढ़ाई थी, और हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई ये डिपार्टमेंट का मसला है, वो फैसला करे। और हैरानी हुई कि सीआईटी अपीज मुंबई ने इसको अलाउ कर दिया कि भाई चलो अब ये ग्रे एरिया है। अभी आपने देखा होगा हाल के बजट में क्लेरिफिकेशन आया है इस पे कि अब आप एसटीसीजी को 87 ने रिबेट में नहीं ले सकते, पर उस टाइम ये ग्रे एरिया था, तो सीआईटी ने मुंबई ने इसको अलाउ किया था। तो अगर नोटिस आ रहे हैं तो मेरी आपसे प्रवीण जी सलाह ये है कि आप एक रिप्लाई प्रिपेयर करके बोले कि बहुत सारे लोगों को अलाउ हुआ है, सीआईटी मुंबई ने अलाउ किया है, आप गूगल करके भी देखेंगे, आपको दिखेगा कि उनको अलाउ किया गया है, तो उसके तहत आप एक कोशिश कर सकते हैं। बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा लक्ष्मण प्रवीण जी से कि अगर ना भी हो तो निराश नहीं हो, क्योंकि अंतिम फैसला हाईकोर्ट ने भी आयकर विभाग पर ही छोड़ा था। तो बिल्कुल ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दिया इन्होंने। तो प्रवीण जी, उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। एक रिप्लाई फाइल कर दी, जैसा कि कोहली साहब ने कहा है। रिप्लाई तो कर दिया है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ना कोहली जी, कि ऑडिटर भी अभी तक फुल क्लियर नहीं है कि हाँ या ना करके। जी, मैंने जैसा कि कहा प्रवीण जी, वाकई में ऑडिटर की भी गलती नहीं है।
जो आपके सीए साहब हैं उनकी भी गलती नहीं है। वाकई में इसमें ग्रे एरिया, जो मैंने आपको ये पूरी पीछे की कहानी सुनाई इसीलिए सुनाई कि आपको पता लगे कि कहां पर ये ग्रे एरिया है। पर मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप थोड़ी सी एक बार और कोशिश करेंगे, या आप सीआईटी मुंबई के उस फैसले को, उस डिसीजन को हवाला देंगे, तो ये अभी भी मुझे लग रहा है कि माफ हो सकता है। आप कोशिश एक दफे जरूर करके देखिए हमारे कहने। हालांकि ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है, एक पॉलिसी की दिक्कत थी जो ग्रे एरिया था। इसको हम लोग भी अपने स्तर पर उठाएंगे और कोशिश करें कि इस पर सरकार एक बिल्कुल सफाई जारी करे, ताकि आप जैसे कई सारे टैक्स पेयर्स हैं उनको एक कन्फ्यूजन ना रहे। फिलहाल जो तरीका कोहली साहब ने बताया उसको आप अपनाइए। अब चलते हैं दिल्ली, जहाँ से अशोक आनंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक आनंद जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? सर मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक मकान था 25 साल पुराना। अच्छा। और दूसरा मकान मेरी वाइफ ने लिया था दो साल पहले, अभी 24 महीने नहीं हुए जी। तो मैं दोनों बेच के एक लेना चाहता हूँ, तो मेरे को कैपिटल गेन का फायदा मिलेगा? अशोक जी, एक मकान आपने कहा 25 साल पुराना था, दूसरा मकान आपने कहा आपकी वाइफ के नाम का था जिसको अभी 2 साल नहीं हुए, तो आपका जवाब तो आपके सवाल में ही देखा जाए तो छुपा हुआ है। जो आपकी वाइफ वाला मकान है, क्योंकि वो अभी लॉन्ग टर्म नहीं हुआ है, 2 साल पूरे होने जरूरी हैं, तो जब आप दूसरा मकान लेंगे कैपिटल गेन को बचाने के लिए, तो उसमें आपको सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। अगर आप उसको जॉइंट नेम में ले रहे हैं या दोनों मिल के ले रहे हैं, तो सिर्फ आपको तो फायदा मिल जाएगा आपके हिस्से का, पर आपकी वाइफ पर जो कैपिटल गेन आएगा उसका फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेक्शन 54 के अंतर्गत जो फायदा मिलता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलता है, और ये 2 साल से कम वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो उम्मीद है अशोक आनंद जी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नहीं, कंफ्यूजन तो दूर हो गया। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सपोज मैं 2 साल तक वेट करूं, तो वो मैं पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट में बैंक में जमा करा सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल अशोक जी, अगर आप 2 साल तक वेट करें, मैं आपको सलाह देता, पर क्योंकि आपको पता था तो मुझे आपने खुद ही बता दिया था। बिल्कुल आप 2 साल अगर वेट करें, वाइफ वाले मकान को नहीं बेचते हैं और 2 साल बाद बेचते हैं, तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। और बीच में अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट आ जाती है, तो आपको पता होगा सी गैस, जिसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हम कहते हैं, अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आप नहीं निवेश कर पाते हैं सेक्शन 54 के अंतर्गत, तो आप इसको उसमें जमा करिए, फिर आपको 2 साल मिलते हैं, उस पैसे को उस बैंक अकाउंट से निकाल के आपको दूसरे मकान के लिए लगाने पड़ेंगे। चलिए, तो ये बहुत ही सटीक जवाब और कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कपिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से, इनका भी सवाल ले लेते हैं। कपिल शर्मा जी बताएं। हाँ जी, क्या सवाल? हाँ जी, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी एक प्री लॉन्च ऑफर में ना एक घर खरीदा है, और वो प्री लॉन्च में क्या होता है, उन लोगों ने मुझे पेमेंट प्लान दिए हैं। अभी प्री लॉन्च में उन्होंने मुझसे 25 लाख रुपए लिए हैं। 2.5 करोड़ का घर है, तो 10% उन्होंने मेरे से प्री लॉन्च डे पे ले लिए, और वो हर 3-4 महीने में मेरी डिमांड जनरेट करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 25 लाख देने के लिए मैंने एक्चुअली 2 सेट ऑफ शेयर्स बेचे। एक मेरे डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के कुछ शेयर्स बेचे, और मैंने कुछ एक फॉरेन इक्विटी के शेयर्स बेचे। 10 लाख के करीबन फॉरेन इक्विटीज और 15 लाख के करीबन डोमेस्टिक इक्विटी। मेरा क्वेश्चन पहला पार्ट ये है कि क्या मैं इन दोनों उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी रजिस्ट्री वगैरह 5 साल बाद होगी, बट डिमांड नोट्स हैं मेरे पास अभी इनके, जो उन्होंने डिमांड जनरेट करी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है कि आगे जाके अगर मैं लोन लेता हूँ इसी की बची हुई पेमेंट पे, और उस लोन रीपेमेंट के लिए मैं अगेन फिर से अपना ये फॉरेन इक्विटी और डोमेस्टिक मार्केट दोनों के अगर शेयर बेचता हूँ, तो क्या मुझे उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव करने का मौका मिलेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसे प्री लॉन्च ऑफर में बिल्कुल। देखिए, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि आपने इक्विटी बेचकर कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन को बचाने के लिए आपने घर लिया, तो इसमें थोड़ा सा आप कर तो ठीक रहे, पर थोड़ा सा एक पेच है। पेच ये है कि सेक्शन 54 के अंतर्गत आप किसी अन्य एसेट को बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में लगा सकते हैं। पहली बात, सैद्धांतिक बात तो ये है, आपको परचेज करना होता है 2 साल में, कंस्ट्रक्ट करना होता है 3 साल में। बस यहीं आके पेच फंस जाता है, क्योंकि आपके जो बिल्डर साहब हैं, जो भी आप कंपनी से ले रहे हैं, उन्होंने आपको 5 साल का वादा किया है। तो जो 54F की जो गाइडलाइंस है और प्रोविजंस है, वो कहते हैं कि 3 साल के अंदर मकान कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए, पर क्योंकि आपका 5 साल में जा रहा है, तो ये उससे बाहर हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको नहीं ले पाएंगे। या तो वो जल्दी से खत्म कर दें आपके लिए, तब तो हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल था कि लोन लेके, तो लोन लेके अगर आप उसको कर रहे हैं, तो लोन लेके आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि इक्विटी, लोन, मकान, जिस तरीके से आपने पूरी इक्वेशन बनाई है, लोन पर कोई इस तरीके से फायदा
नहीं मिलता है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं कपिल शर्मा जी, कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू, समझ में आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि पॉलिटिकल डोनेशन अगर आप देते हैं तो बड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इस पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नज़र है। ये सावधानी किस तरह से बरतनी चाहिए बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल लें उससे पहले एक सवाल खासतौर से उन लोगों के लिए जो इनकम टैक्स बचाने के लिए डोनेशन देते हैं, चाहे राजनीतिक संस्था हो या फिर गैर राजनीतिक संस्था हो, और डोनेशन के नाम पे उनको इनकम टैक्स में रियायत मिलती है। काफ़ी पुरानी परंपरा है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में ये व्यवस्था हट गई है, पुरानी टैक्स रिजीम में है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस पर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जो उनको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ मिसयूज़ हो रहा है इस प्रोविज़न का। तो जो लोग डोनेशन दे के टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव होंगे? देखिए, डोनेशन दो तरीके की होती है, जैसे आपने कहा राजनीतिक और गैर राजनीतिक। जो गैर राजनीतिक है वो तो 80G में है, वहाँ पर तो आपको GTI की लिमिट लगी हुई है। पर समस्या वहाँ है और डिपार्टमेंट ने इसको रेडार पे लाया है। 80GGC लक्ष्मण एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन देते हैं तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। और क्योंकि अब न्यू रेजीम में ज्यादातर लोग आ गए हैं, तो जो लोग ओल्ड रेजीम में बना रहना चाहते हैं वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि ओल्ड रेजीम ज्यादा फायदेमंद अट्रैक्टिव रहे। तो ऐसा डिपार्टमेंट के नोटिस में आया और राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन के पास आप देखें तो करीब 3000 के आसपास पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज। अब कुछ बहुत छोटी छोटी पार्टीज भी हैं किसी रीजन में है जिनका नाम भी नहीं सुना हुआ है। और मैं यहाँ पर भी आपकी इजाजत से, क्योंकि जो चीज़ आम प्रैक्टिस में होती है मुझे नहीं लगता उसको शो में जिक्र करने में नहीं ये नोटिस में आया कि लोग क्या करते हैं, डोनेशन दी और वो छोटी मोटी जो संस्था है, राजनीतिक संस्था मैं बोलता हूँ, पार्टी नहीं बोलता क्योंकि वो इतनी छोटी होती है, और 5% कमीशन काटा और बाकी कैश वापस दे दिया। अच्छा, उसको 30% की देनदारी 5%। हाँ, तो उसका 30% का टैक्स बच गया और 5% उसकी कॉस्ट आई। और उस संस्था की, मैं बार बार संस्था इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता। ये तो गलत है वैसे काम। अगर कोई ये काम कर रही है तो मैं उसको पार्टी नहीं मानता। ये तो कानूनी तौर पे गलत है वैसे। बिल्कुल गलत है। तो 25 वो कहते हैं जी आपका फिर भी 25% का फायदा है, आप तो 5% हमें कॉस्ट दे रहे हैं, उनकी वो 5% की कमाई हो जाती है। बैठे बैठे डोनेशन नहीं आई, पर इस तरीके। तो डिपार्टमेंट ने इसको रेडार पे लिया है। तो जो भी व्यक्ति 80GGC के अंतर्गत डोनेशन दे रहा है उन दर्शकों के लिए मैं ये कहूँगा सावधानी बरतें। पहली बात तो वो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार के किसी अरेंजमेंट में आप ना पड़े जहाँ पर आप कैश आप चेक से दें और आपके पास कैश वापस आ जाए। ये भी ध्यान रखिए, आपके पास कैश वापस होगा वो अनएक्सप्लेन्ड कैश बन जाएगा, जो कि आपके लिए एक और समस्या का कारण बन जाएगा। और उसके कागजात यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का रिकग्निशन पूरा अपने पास रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी संस्था आ जाती हैं, वो कहती है डोनेशन दे दो भैया, हमारा तो है रजिस्ट्रेशन, तो उसके कागजात पूरी तरह से चेक करें। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऐसे डोनेशंस के ऊपर बहुत सख्त नज़र बनाए हुए है। अगर आपकी कंप्यूटेशन में 80GGC की डिडक्शन दिख जाती है तो आप तैयार रहिए उस सवाल जवाब के लिए। तो कहीं भी कोई ग्रे एरिया इसमें नहीं रहना चाहिए, ये मैं हिदायत देना चाहता हूँ। बिल्कुल, दरअसल जैसा कि समझाया कोहली साहब ने, ये पूरे पैसे दे करके 30% बचाने के लिए 5% दिया और बाकी वापस ले लिया, ये कानूनी तौर पर बिल्कुल ही गलत है। और इसको पकड़ने के बहुत सारे साधन हैं, जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि पैसा आपने दिया वहाँ तक तो लीगल है, जब वो वापस आपको कर रहा है तो वो तो कैश में दे रहा है, उसको आराम से पकड़ा जा सकता है, उससे अकाउंट से निकल रहा है। और लक्ष्मण, इसमें एक समस्या जो देने वालों के लिए और भी है कि अगर वो संस्था कल को पकड़ी गई तो जितने भी उसके डोनर्स हैं उन सबके पास नोटिस आएगा और उनको जवाबदेही कठिन। हाँ, तो ये संस्था के नैतिक जिम्मेदारी के भी हिस्सेदार आप हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इन सब में क्या पड़ना, जो टैक्स की देनदारी बनती है दे दीजिए, और इनकम टैक्स देंगे तो आपको फायदा है, देश को फायदा है। हम लोग इतने तो समझदार तो हो ही गए हैं, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। और अगर वाकई देने की इच्छा है तो जैसा कि कोहली साहब ने कहा, इन बारीकियों का ख्याल रखिएगा। चलते हैं इंदौर, जहां से संजय गौर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, क्या उलझन है? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार। मैं CNBC आवाज का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेरा क्वेश्चन लिया है। और मैं कोहली साहब का और गौरी मैडम का बहुत फैन हूं। मैं रेगुलरली आप लोगों का प्रोग्राम देखता रहता हूं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा क्वेश्चन लिया है। जी कोहली साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जी ITR 2 फाइल किया था। मेरी सैलरी इनकम है, वाइफ का रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। वाइफ के रिटर्न में सैलरी इनकम भी है और कैपिटल गेन का प्रॉफिट भी था। जी मैंने 3 जुलाई 2024 को अपना ITR 2 फाइल कर दिया था। जी उसके बाद
उसमें मैंने 87A की 25,000 रुपए की पूरी छूट ले ली थी सर। जी मेरे को डिपार्टमेंट से नोटिस आया 143(1) का 24/9/2024 को। जी वो डिमांड को मैंने टैक्स पेड कर दिया था 15/11/2024 को हेड 400 के हेड में जी डिमांड को पेमेंट कर दिया था सर। फिर बाद में मेरे को पता पड़ा कि गवर्नमेंट का आपका शो देख के पता पड़ा कि हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया था कि रिटर्न रिवाइज करने की डेट भी बढ़ाई थी, पर मैं किसी कारणवश वो अपना रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सका सर। जी फिर मैंने 4 फरवरी 2025 को रेक्टिफिकेशन एरर फाइल करी थी, जिसके 20 फरवरी 2025 को डिपार्टमेंट से रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में 154 का नोटिस आया। वो डिमांड वापस से एज इट इज बता रहे, जबकि वो डिमांड का तो पेमेंट कर चुका हूँ। अब मेरी क्वेरी ये है सर कि मैं रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाया, तो क्या मैं वो 25,000 रुपए का रिफंड ले सकता हूँ? और अगर ले सकता हूँ तो क्या प्रोसीजर रहेगी सर, कृपया बताएं। देखिए लक्ष्मण, इनका भी सवाल पिछले सवाल का था हाईकोर्ट का। जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से, क्योंकि हो सकता है ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो पहले इन्होंने ना सुना हो, तो मैं बताता हूँ। हाईकोर्ट ने वापस डिपार्टमेंट के पास रेफर किया था क्योंकि यूटिलिटी उसको एक्सेप्ट कर रही थी और आयकर के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं था। पर जैसा मैंने कहा था अभी कि CIT मुंबई ने उसको एक्सेप्ट किया था, पर क्योंकि आप डिमांड जमा कर चुके हैं, उसी डिमांड का आपके पास दोबारा, पहले तो आपका जो 87A का अमाउंट है उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। आपने 25,000 किस हिसाब से क्लेम किया, क्योंकि पिछले साल में ये 25,000 ये नहीं था। खैर, आप क्योंकि जमा कर चुके हैं और दोबारा आया, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो CIT एडमिनिस्ट्रेशन है आपके जोन के, आप उनको एक पत्र लिखिए, उनको कहिए कि ये डिमांड मैं जमा कर चुका हूं और डिमांड जमा करने के बावजूद मुझे दोबारा से ये आ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि उसका समाधान वहां पर निकल आएगा। सेक्शन 154 में आपका रेक्टिफिकेशन में इसका समाधान नहीं निकला, आप इसको CIT को लिखिए अपने जिस भी आप जगह रहते हैं, और इसका समाधान, मुझे पूरी उम्मीद है, आपसे एक ही टैक्स 2 बार नहीं लिया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई दिक्कत हो तो टैक्स गुरु को फिर लिखिएगा, हम लोग इसको फिर से इसका एक समाधान निकालेंगे। इस बीच शो का समय खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि पीयूष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल फटाफट लेते हैं। पीयूष जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी नमस्कार। नमस्कार कॉलेज जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लक्ष्मण जी, एक तो मेरा एक सजेशन था कि ये जो प्रोग्राम टैक्स गुरु हम दे रहे हैं, जो हफ्ते में एक ही बार आ रही है, उसकी अवधि बढ़ा के एटलीस्ट 2 या 3 बार कीजिए, क्योंकि काफी लोगों के सवाल आते हैं और बहुत ही रसप्रद होते हैं। अच्छा, ठीक है, आपके सुझाव को मैंने रख लिया है, इसको विचार किया जाए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास IPO के दरमियान मैंने 94 और 96, 97 तक काफी शेयर IPO में परचेस किए थे, जो फिजिकल में पड़े थे जी। उसमें से कुछ शेयर जो लिस्टेड थे उसको डीमेट करवा दिए थे, और जो नहीं है वो फिजिकल में पड़े हुए हैं जी। तो अभी आज के तारीख में अगर उसको लॉन्ग टर्म लॉस मुझे बुक करना है, जो डीलिस्टेड हो चुके हैं शेयर जी, तो कैसे कर सकते हैं? फिजिकल शेयर है, डीमेट में नहीं है। देखिए पीयूष जी, मैं क्योंकि समय कम है आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि लॉस जब बुक होता है, जब लॉस इनकर किया जाता है, तो मेरी सलाह यह है कि आप किसी परिवार के जन को, किसी अपने दोस्त को उसको सेल कर दीजिए। सेल करके, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, जब आप सेल करेंगे तो आपका लॉस बुक हो जाएगा, तो तब आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक करेंगे। हमें खेद है इस बात का कि आपके पैसे का नुकसान हुआ है, पर यही एक तरीका है कि आप लॉस को बुक करके आप अपनी करंट ईयर की इनकम में उसको लॉस दिखा दीजिए। उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इस बात का तो आपको पीयूष जी मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से ही पता हो। अगर फिर भी दिक्कत हो तो बताइएगा, टैक्स गुरु में अगले एपिसोड में आपके सवाल को फिर से और सुलझाएंगे, अगर अभी ये उलझन अभी बनी रहेगी तब। लेकिन फिलहाल जैसा कि कोहली साहब ने बताया, इस तरीके को अपनाइए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से यही कहूँगा कि आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।